चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन मैंने लिखी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लोज यानी सोर्सेस, इनफ्लो यानी कहां से हमारे पास कैश आने वाला है, एंड आउटफ्लोज यूजेस, कहां हमने फंड को कैश को यूज किया है। तो आउटफ्लो, इनफ्लो कहां से कैश हमारे पास आ रहा है, आउटफ्लो कहां कैश हमारे पास जा रहा है। ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अब यहां कैश में भी दो चीजें देखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन एंड एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब नॉर्मल स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो 1 ईयर होता है, जो अपना फाइनेंशियल ईयर है उसी में हम ये चेक करते हैं कि एक साल जो ये पीरियड है उसमें कितना कैश हमारे पास आया है कहाँ कहाँ से, और कितना कैश हमने कहाँ कहाँ उसे यूज़ किया है। ठीक है, तो अगर हम कंपनीज के अकाउंट्स के बारे में देखें तो आपको पता है कंपनीज के फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपलसरी होता है उनके लिए बनाना। तो कंपनीज के लिए तो ये कंपलसरी है, और जो नॉन कॉर्पोरेट हैं वो इसे केवल एनालिसिस के लिए बनाते हैं कि हाँ हमें पता होना चाहिए कहाँ से कैश आया है कहाँ कैश गया है, तो वो जो है डिसीजन मेकिंग के लिए, एनालिसिस के लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अभी मैंने एक वर्ड इसमें यूज़ किया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का क्या मतलब है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है देखिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश का मतलब जो हमारे पास कैश है वही मतलब नहीं होता, कैश में यहाँ 3 चीजें आती हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब जैसे 2 वर्ड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश में तो ये 2 चीजें आती है देखिए, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होता है, और कैश इक्विवेलेंट में यहाँ पर हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है। अब कैश इक्विवेलेंट को अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होता है, तो देखिए कैश इक्विवेलेंट को इन्वेस्टमेंट विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब आप कैश को, जो आपके जो इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं जिन्हें आप कभी भी कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ये शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो वो आपके इसके अंदर आते हैं। देखिए एक बार दोबारा, इन्वेस्टमेंट विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, हैविंग ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 3 मंथ। नॉर्मली कॉमन में इसमें 3 महीने लिया जाता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 3 मंथ है तो वो जल्दी हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। शुड बी सब्जेक्ट टू मिनिमम चेंज इन वैल्यू। अब ये चीज और ध्यान रखिएगा, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसकी वैल्यू में चेंजेस कम होता है, मतलब रिस्क कम होती है इसके अंदर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2 चीजें, कैश इक्विवेलेंट में हम उसी इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, एक तो वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए, इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, और एक उसमें रिस्क कम होनी चाहिए, उसकी वैल्यू में ज़्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए, वही आपका जो है कैश इक्विवेलेंट में आता है। जैसे इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट नाम से आपको वो क्वेश्चन में दिया हो सकता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ध्यान रखिएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज इंक्लूड किया जाता है। तो ये तो हो गई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात। अब जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, पूरा भी स्टेटमेंट अपन देखेंगे, तो उस स्टेटमेंट को जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो कैश इनफ्लो की और कैश आउटफ्लो की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन्हें हम क्लासिफाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। पहला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो बिजनेस में जनरल नॉर्मल बिजनेस होता है जिसका हम ट्रेड कर रहे हैं, परचेज और सेल कर रहे हैं, वो आपका ऑपरेटिंग होता है। तो ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज है उससे कितना कैश आ रहा है या कितना कैश जा रहा है, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करते हो,
एक तो कहीं पर वैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपन सिक्योरिटीज वगैरह में, या फिर लैंड में, बिल्डिंग में, मतलब एसेट्स में। तो जो फिक्स एसेट्स होती है उनमें हम सेल कर रहे हैं या परचेज करेंगे। आपको पता है सेल करेंगे तो पैसा आएगा, परचेज करते हैं एसेट्स तो पैसा जाएगा। तो वो इनफ्लो और आउटफ्लो अपन इन्वेस्टिंग में देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नाम से पता चल रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस एक फर्म को या कंपनी को कहाँ से मिलता है? सपोज कंपनी है, उसको फाइनेंस कहाँ से आता है? इक्विटी शेयर से, प्रीफरेंस शेयर से, डेबेंचर से, लोन से, यहीं से तो फाइनेंस आता है। तो अगर पैसा आ रहा है तो हम ऐड करेंगे और जा रहा है तो लेस करेंगे। और फिर आपको पता है जैसे इन्वेस्टमेंट, जैसे शेयर्स हैं तो उस पर आपको डिविडेंड पेड करना होता है, डेबेंचर्स या लोन पे इंटरेस्ट पेड करना होता है, वो सभी फाइनेंसिंग में आता है। ठीक है, हालांकि हम इसको देखेंगे। और मैंने फिर कहा आपको रटना नहीं है, केवल और केवल समझना है कि कौन सी चीज कहाँ जाती है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, आप इसकी एक बार कॉपी कर सकते हैं। फिर यहां पर मैं स्टेटमेंट पूरा कैसे बनता है वो बताता हूं। चलिए अब मैं इसके अंदर स्टेटमेंट आपको बनाना बताता हूं, किस तरह बनेगा। देखिए यहां पर ये मैं बना रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप जब स्टार्ट करोगे तो दो मेथड्स अपन वहां होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड नॉर्मली जब यूज किया जाता है जब आपको ट्रेडिंग पी&एल्स वगैरह गिवन होते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जो क्वेश्चंस वगैरह जो मैक्सिमम दिए गए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके इनडायरेक्ट मेथड ही यूज होता है, डायरेक्ट यूज ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस में आपको बैलेंस शीट गिवन होगी 2 ईयर्स की। ठीक है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट होगी 2 ईयर्स की, 2 कॉलम बने होंगे और कुछ अदर इंफॉर्मेशंस गिवन होगी, उनके बेसिस पे करना है। तो उस केस में आप डायरेक्ट मेथड यूज ही नहीं कर सकते, आपको इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करना होता है और वही इंपॉर्टेंट है, तो हम वही डायरेक्ट देख रहे हैं इसे। चलिए देखिए, आप सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे। अब स्टेटमेंट बड़ा बनेगा, ठीक है। ये इसी के नीचे ही रहेगा, ये जगह कम है इसलिए मैंने आगे बना लिया। चलिए अब इसमें सबसे पहले आपके यहां हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा। अब इसमें सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसके लिए हमें एक नोट बनाना पड़ेगा आगे, वहां से कैलकुलेशन जो आएगी वो अपन यहां लिखते हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अब इसमें हमें ऐड करना है, इसमें हमें चीजें ऐड करनी पड़ेगी। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, अब ऐड क्यों करते हैं वो अभी मैं बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूं कौन से आइटम हैं जिसमें नॉर्मली आपका एक तो आता है डेप्रिसिएशन।
एक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपकी गुडविल, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो कंपनी या बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो शुरुआत में होते हैं। अब वो इनिशियली एक्सपेंसेस हो गए, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है तो हम उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। तो फिलहाल हमारा उसका कैश नहीं जा रहा, कैश तो पहले ही एक्सपेंसेस हो चुका है, जा चुका है, आउटफ्लो हो चुका है, हम धीरे धीरे उसे राइट ऑफ करते हैं। तो वो चीज एक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डेबेंचर्स या शेयर्स होते हैं, उन्हें राइट ऑफ कर रहे हैं अपन। अब तो आपके ये नहीं होते हैं, लेकिन पहले डिस्काउंट पे होते हैं थे, तो वो चीजें अपने इसके अंदर आ जाएंगी। एक आपके इंटरेस्ट पेबल, क्योंकि इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं वो हम डेबेंचर्स पे या लोन पे करते हैं। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का होता है, वो अलग चीज है। बाकी आपके जो फाइनेंसिंग में डेबेंचर्स होते हैं, लोन होते हैं, उनके ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है तो पे तो करना ही होता है। तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो मैंने कहा ना, नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है उनको हम यहां पर क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। और इसमें कॉमन ये चीजें आपके इसके अंदर आती हैं। इसी के बाद अपन इसमें लेस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, वो हम इसमें लेस करेंगे। अब उसमें क्या क्या चीजें होंगी? एक तो जैसे डेप्रिसिएशन, आप जानते हैं कि हर साल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, वो डेप्रिसिएशन होता है, उसे ऐड करते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट एप्रिसिएशन। सपोज किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, रीवैल्यूएशन किया और एसेट्स वैल्यू इंक्रीज हो गई, वो हमारा प्रॉफिट है। और वो प्रॉफिट अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया है तो वो प्रॉफिट में ऐड है, लेकिन उससे कोई पैसा नहीं आता है, उससे कोई कैश फ्लो नहीं होता है, तो उसे लेस करेंगे। एक जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमने ऐड किया, तो अगर सेल करने पे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक ऐसे ये भी हो सकता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी हो सकता है। ठीक है। एक आपके डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट, नॉर्मली रिसीवेबल लिखना आप यहां पर। अब ये क्या होता है? देखिए, डिविडेंड आपको अगर कहीं से रिसीव्ड होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, तो वो तो किस पे होता है? इन्वेस्टमेंट पे। हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, वहां से आ रहा है, तो वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे आ रहा है डिविडेंड, तो इन्वेस्टिंग पे, तो यहां से आपको उसे लेस करना पड़ेगा। नॉर्मली ये सब करने के बाद ये सारी चीजें ये यहां आ जाएगा, ये सब चीजें हम ऐड लेस कर देंगे। तो ये जो आपके आएगा, इसे अपन बोलते हैं कैश फ्लो बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अभी तक हमने वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो इसी के आगे मैं एक बार इसे वापस यहां लिख देता हूं।
वैसे तो इसके नीचे आपके आ जाएगा, लेकिन मैं इस पर एक बार और लिख देता हूं यहां, कैश फ्लो बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये यहां वापस एक बार मैंने कॉपी कर दिया, आपके इसी के नीचे वो चीजें आ जाएंगी। चलिए, अब यहां एडजस्टमेंट जब अपन करेंगे तो एडजस्टमेंट क्या करेंगे, देखिएगा, इंक्रीज, या एक बार आप यहां लिख सकते हैं कि हम यहां क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दिया, ठीक है, समझ लीजिएगा। अब यहां पर ध्यान रखिए, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो यहां पर क्या होगा, लेस होगा, अपोजिट होगा, ध्यान रखना। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, जैसे आपका स्टॉक पहले 10,000 था, अब वो 15,000 हो गया, तो इंक्रीज हो गया कितना, 5,000, तो वो यहां माइनस होगा। और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो ये आपका प्लस होगा, अपोजिट हो रहा है। फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो तो प्लस होगा, उसमें भाई डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इंक्रीज होगा तो प्लस होगा। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो वो माइनस होगा। तो ध्यान रखिएगा, एसेट्स में इनवर्स रिलेशनशिप है और लायबिलिटीज में पॉजिटिव है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इंक्रीज होती है लायबिलिटीज तो ऐड होगा, डिक्रीज होगा तो लेस, और करंट एसेट्स में इंक्रीज होगा तो लेस, डिक्रीज होगा तो ऐड। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में आप इसमें से लेस करते हैं टैक्स पेड, ये आप यहां पर लेस कर देंगे। और ये लेस जब आप करेंगे तो ये आपका जो फाइनल है, पहला वाला ए का टोटल, अब ए क्या है आपका यहां पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आ गया। इसके बाद हम बी एक्टिविटी लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इससे पहले मैंने अभी आपको समझाया था कि ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी, करंट एसेट्स और लायबिलिटीज का कैसे ट्रीटमेंट होता है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए कि हमने ये ऐड या लेस क्यों किया। नॉर्मली आपका जब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनता है, या मैं आपको समझा रहा हूं कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तो मैं ये पुराना जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से बता रहा हूं, आप समझ जाना, नए फॉर्मेट या पुराने फॉर्मेट ट्रीटमेंट सेम ही होगा। आप क्या करते थे, पी एंड एल का जब आपका फर्म का फॉर्मेट यही था, कंपनी का पुराना फॉर्मेट भी यही था। इसमें आप क्या करते थे कि जैसे आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ठीक है, फिर उसमें अपन यहां पर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो लिखते थे, ठीक है, और यहां पर अपन इनडायरेक्ट इनकम। अब इसमें आपके डेप्रिसिएशन और आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है ना, आपके सेलिंग एक्सपेंसेस, आपके ये गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं अपन, ठीक है, यहां पर आपके डिविडेंड रिसीव्ड, आपके इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब आते थे। ये सब करने के बाद यहां आपका आता था नेट प्रॉफिट, ठीक है।
अब ये नेट प्रॉफिट मैंने कहा कि आपने यहां लिखा, तो आप ये बताइए इस नेट प्रॉफिट के लिए आप ये सारे एक्सपेंसेस क्या कर चुके हैं, लेस। जब एक्सपेंसेस लेस करते हैं तभी तो क्या आता है, प्रॉफिट। लेकिन इसमें कुछ एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन है, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन में कोई पैसा जाता है क्या, नहीं, तो इसे हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमने नेट प्रॉफिट के लिए उससे पहले क्या किया है, माइनस। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, अब ये तो नॉर्मल होते हैं तो इसे हम ऐड नहीं करेंगे, ये तो नॉर्मल है। सेलिंग एक्सपेंसेस है, ये भी नॉर्मल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही हैं। गुडविल राइट ऑफ, ये आपका नॉन कैश आइटम है। गुडविल आपकी डिक्रीज हो गई, ये लॉस है, पी एंड एल में ट्रांसफर करोगे, लेकिन उससे कोई कैश फ्लो हो रहा है क्या, कोई कैश जा रहा है क्या, नहीं, तो ये चीज गुडविल राइट ऑफ। इसी तरह से ये सब आइटम्स भी हैं जो यहां होते हैं, लेकिन उनसे या तो वो कैश फ्लो नहीं हो रहा उनसे, या फिर वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इसीलिए उन्हें दोबारा ऐड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पी एंड एल में पहले उन्हें क्या कर चुके हैं, लेस। ऐसे ही आप देखिए इधर हम सारी इनकम लिख चुके हैं, जब सारी इनकम ऐड करते तभी तो नेट प्रॉफिट आता है, लेकिन इसमें कुछ इनकम ऐसी होती है या तो वो नॉन कैश इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो वो हमें यहाँ लेस करनी पड़ेगी। अब लेस क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि नेट प्रॉफिट के लिए हम इसमें क्या कर चुके हैं, ऐड। ये ध्यान रखने ना, ये लेस तभी हो रही है जब ऐड कर चुके हैं। अब इसमें कुछ आइटम हो सकता है कि क्वेश्चन में आ तो रहा है लेकिन आपने उसे पी एंड एल में नहीं लिखा, पी एंड एल में ऐड नहीं किया, तो यहाँ लेस भी नहीं होगा। जैसे हमने ये ऐड किया, ये ऐड कब किया, जब आपने इसको पी एंड एल में क्या किया था, लेस। मैं कह रहा हूँ वो अगर आपने पी एंड एल में लेस ही नहीं किया तो फिर आप यहाँ ऐड क्यों करोगे, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, और हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये जो चीज है आपके ये वाला, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये वैल्यूज आती रहेंगी और आपको और क्लियर होता जाएगा कि हम क्यों ऐड या क्यों लेस कर रहे हैं, और ये चीजें आपको फिर याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब इन्वेस्टिंग पे आते हैं। तो इन्वेस्टिंग में तो बहुत ईजी, इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो भाई, फिक्स एसेट्स में या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वैसे, तो देखो इसमें न ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, नॉर्मल 6 चीज़ें आती है। एक तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब आप मुझे बताइए फिक्स एसेट्स को सेल करेंगे तो पैसा आएगा, आएगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर परचेज हम कर रहे हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो पैसा जाएगा भाई, कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं तो पैसा तो जाएगा ना, तो आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो होगा तो लेस कर देंगे। ऐसे ही सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस होगा, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अब उस इन्वेस्टमेंट को आप सेल कर रहे हो तो कैश इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा। तो सिंपल रूल, पैसा आ रहा है ऐड कर रहे हैं, जा रहा है लेस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में आपको लिखा होगा सपोज बिल्डिंग पहले 1 लाख था अब 150 है, तो क्या हो रहा है 50,000 इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज कैसे हो गया भाई, परचेज कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो पैसा जाएगा, लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा, डिविडेंड रिसीव्ड, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये रिसीव्ड हो रहा है तो प्लस ही होगा भाई। ठीक है, अब इसका जब आप टोटल करेंगे, ये आपका बी है ना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो चुका, ये वाला टोटल, ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया ये भी। अब इसके आगे हम देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका सी,
सी में देखिए आप, ये आपकी थी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो अपन यहां लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो हैं उसमें कौन कौन सा आता है। फाइनेंस हमारे पास कहां से आता है, शेयर्स से। तो आप यहां पर लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर, तो पैसा आएगा आपके पास। इश्यू ऑफ डेबेंचर्स, तो पैसा आएगा आपके पास। एक लोन टेकन, आपने लोन ले लिया तो भी पैसा आएगा। इसका जस्ट अपोजिट, आप जैसे रिडम्पशन करते हैं तो रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ और जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर है, ऐसे ही आपके रिडम्पशन ऑफ डेबेंचर्स आ जाएगा, पैसा जाएगा। लोन टेकन तो पैसा आ रहा है, तो यहां री पेमेंट ऑफ लोन, लोन का आपको रीपेमेंट करना होगा तो पैसा जाएगा। ठीक है, नॉर्मल तो ये चीज है। उसके अलावा एक आपके बैंक ओवरड्राफ्ट या आपके कैश क्रेडिट भी बोलते हैं। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज। देखो इंक्रीज अगर हो रहा है तो इट मीन्स कैश इनफ्लो है, हमारे पास पैसा आ रहा है, ऐड करोगे। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज कब होगा, जब हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, लेस होगा। ऐसे ही आपके जब ये लोन वगैरह होते हैं, डिबेंचर्स, तो उन पे आपको डिविडेंड पे करना होता है। तो एक तो ये डिविडेंड पेड, एक इंटरिम डिविडेंड होता है। एक तो डिविडेंड होता है फाइनल, जब हम फाइनल डिविडेंड देते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, जो साल के बीच में हम पे करते हैं, तो इंटरिम डिविडेंड। एक इंटरेस्ट पेड, ये डिबेंचर्स लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो अब ये तो पेड है तो पैसा जा ही रहा है, माइनस हो जाएगा। ये सब चीजें जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सी का टोटल। अब सी मतलब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमारा ए का टोटल भी आ गया ऑपरेटिंग का, बी यानी इन्वेस्टिंग का, सी यानी फाइनेंसिंग का। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये ए प्लस बी प्लस सी, जो भी आपका टोटल आएगा वो हम यहां लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये और ये। इसमें हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ठीक है। तो ये एट द बिगिनिंग वाला जो कैश है वो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड। अब बिगिनिंग वाला कैश हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें वो क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। कैसे, जैसे आपके बैलेंस शीट होगी, तो बैलेंस शीट में आपको करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का कैश बैलेंस गिवन हो। अब कैश में मैंने 3 चीजें बताई थी, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो उनका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, वो अपन यहां पर लिख देंगे। ठीक है, आपका ओपनिंग कैश बैलेंस अपन ने यहां पर लिख दिया। अब इसमें
ये ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, जो बिगनिंग वाला है वो ऐड करेंगे और ये वाला अपन लेस करेंगे, ये आपका। अच्छा, अब इसके अंदर एक खास बात ये है कि हमें आंसर इसका पहले से पता होता है। आपको क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ द ईयर का कैश बैलेंस भी पता होगा, एंड भी पता होगा। तो हमारा जब ये टोटल आएगा तो वो हमारे क्वेश्चन से मैच होना चाहिए। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक बैलेंस, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी, उससे इक्वल आना चाहिए। तो आपको वहीं पता चल जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो उससे कंफर्म हो जाता है। तो ये एक फुल फॉर्मेट है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको वैसे समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ में डाउट है तो वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे वो डाउट और क्लियर होते जाएंगे। बस ध्यान रखना, इन्वेस्टिंग में ज़्यादा टेंशन नहीं है, केवल ये 6 चीज़ें आती हैं: सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। पैसा आ रहा है, ऐड करेंगे, जा रहा है, लेस करेंगे। फाइनेंसिंग में भी दिक्कत नहीं है। फाइनेंस कहाँ से आता है? शेयर से, डेवेंचर से, लोन से। इशू करेंगे तो पैसा आएगा, रिडम्पशन करेंगे तो पैसा जाएगा, और उन पे हमको डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड और ये इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है, और एक बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ज़्यादा जो आपके गलतियाँ होती हैं वो आपके इसमें ऑपरेटिंग में होती हैं। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो और समझेंगे। अब इसमें मैंने एक चीज़ आपको ये वाली बताई थी, बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स नोट बनाना। तो आप एक बार पहले इसको कॉपी कर लीजिए ताकि मैं आपको वो नोट भी बता दूं कि कैसे। तो आप पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। चलिए, अब मैं नोट इसका यहां पर जो नोट है वो बनवा लेता हूं कि वे नोट कैसे बनता है। चलिए देखिए, इसमें आपका जब नोट बनेगा ये इस तरह से, नोट 1, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हम बना रहे हैं। तो ये कैसे बनेगा? इसमें एक तो आपके हम यहां जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखेंगे, वो आप क्या करोगे, जो डिफरेंस है इन पी एंड एल, जो पी एंड एल का आपका जो अलग अलग 2 ईयर्स का जो डिफरेंस गिवन होता है, वो पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है, सरप्लस भी लिखा हुआ हो सकता है। तो उनका जो डिफरेंस होता है वो अपन यहां लिखते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ पी एंड एल इन बैलेंस शीट लिख देता हूं मैं, जो बैलेंस शीट में पी एंड एल है उसका डिफरेंस। अब उसमें ऐड क्या होगा? एक तो होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो आपका जो प्रोविजन फॉर टैक्स बना होता है, क्योंकि हमें बिफोर टैक्स चाहिए। एक ऐड होता है इसमें प्रपोज्ड डिविडेंड। एक इसमें ऐड होगा आपका इंटरिम डिविडेंड। एक ट्रांसफर टू रिजर्व, जो रिजर्व वगैरह में अपन पैसा ट्रांसफर करते हैं वो इसमें आ जाता है। अब ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं थोड़ा समझिएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है हमें, उसमें से आप टैक्स लेस करते हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये मैं लिख देता हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से लेस आप क्या करते हो? टैक्स।
तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। अब इसमें से आप क्या करते हो, कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, कुछ डिविडेंड पेड करते हो, यही तो काम करते हैं। तो ये आपका बाकी जो प्रॉफिट है ये आपके बैलेंस शीट में चला जाता है। अब मैंने कहा हमें ये पता है, ये चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिविडेंड भी ऐड करोगे, रिजर्व भी ऐड करोगे, टैक्स भी ऐड करोगे, तभी तो यहां पहुंचोगे। तो वो चीज अपन ने यहां की। एक चीज इसमें और आपके हो सकती है, कई बार टैक्स रिफंड गिवन होता है, टैक्स रिफंड, तो वो आप फिर इसमें क्या करोगे, लेस करोगे। और एक कई बार ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व भी हो सकता है। एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व, हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया अमाउंट, एक होता है रिजर्व से कहां ट्रांसफर किया है, पी एंड एल में, तो वो भी हमें यहां क्या करना पड़ेगा, लेस। तो ये तो हम प्लस करेंगे और ये माइनस कर देंगे। तो ये जो चीज आपके है ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वाला जो हमें बैलेंस शीट में सबसे ऊपर लिखना होगा। इसी के साथ कुछ इसमें एडजस्टमेंट भी आपको गिवन होंगे, वो भी मैं साथ ही समझा देता हूं, ताकि आपका ये एक वीडियो जो है ये एक बेसिक आपका तैयार रहे। हमेशा कोई भी दिक्कत हो कहीं पर भी, तो इस वीडियो को आप आगे देख सकते हो कि कहां पर क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। ठीक है, तो इसमें अपन और चीज देखते हैं। देखिए अब इसमें कुछ अदर एडजस्टमेंट्स आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि ये एक आपका जो वीडियो है वो प्रॉपर फुल फ्लैश कैश फ्लो का आपका रहेगा, कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप इसमें देख सकें। देखिए एक तो इसके अंदर आपका ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स एंड डिविडेंड होता है, जिसके मैं अकाउंट बना देता हूं। एक तो आप प्रपोज्ड डिविडेंड, इसका अकाउंट बनाते हैं। एक आपका प्रपोज्ड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब ये अकाउंट वर्किंग नोट में आप बनाते हैं कुछ चीजें फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो क्या इसमें अपन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है ये लायबिलिटीज होती हैं, और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। अब हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, तो आपको करंट ईयर का और लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का दोनों का ही बैलेंस गिवन होगा। तो जो लास्ट ईयर का बैलेंस है, जिसे हम ओपनिंग कह सकते हैं, वो तो यहां आएगा, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग। तो यहां पर आएगा टू बैलेंस सीडी यानी कैरेट डाउन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ऐसे इसका भी यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, यहां लिखेंगे बैलेंस सीडी कैरेट डाउन। ठीक है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब कई बार नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तब तो आपको ये बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो लास्ट ईयर वाला होता है, वो जैसे लास्ट ईयर का जो बैलेंस है, देखिए लास्ट ईयर प्रपोज्ड हुआ, उसका पेमेंट कब करते हैं, इस साल, तो वो यहां पर आपके आप लिख देते हैं ये डिविडेंड पेड। ठीक है, अब ये डिविडेंड पेड है, तो ये बैलेंस आपका निकल जाएगा बाई पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे आप मेड बोल सकते हैं कि इस साल हमने कितना प्रपोज्ड किया है। एक होता है पेड, एक होता है मेड। मेड यानी हमने इस साल कितना प्रपोज्ड किया है, तो वो मेड, और जो पेड किया है वो यहां आ जाता है। इसमें भी ऐसे ही होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यहां पर तो आप लिखेंगे टैक्स पेड, और यहां पर आपका बाई पी एंड एल यानी टैक्स मेड, इस साल हमने कितना बनाया है। ठीक है, अच्छा अब आपको क्वेश्चन में मेड अगर गिवन है तो पेड निकल जाएगा, पेड गिवन है तो मेड निकल जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पेड मेड कुछ नहीं गिवन है तो फिर हम ये मानते हैं लास्ट ईयर वाला जो आपका बैलेंस है वो तो पेड है और जो करंट ईयर वाला बैलेंस है वो मेड है। अब आपका ये जो पेड और मेड जाएगा कहां वो देखिएगा, प्रपोज्ड डिविडेंड का जो ये मेड है प्रपोज्ड, ये तो आपके नोट में जाता है, नोट फर्स्ट है कि यहां पर ये प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड किया था, यहां जाएगा, ठीक है। और जो पेड है ये आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो थी वहां गया था, आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड लेस किया था। ऐसे टैक्स का ये जो मेड है ये तो आपका नोट फर्स्ट, ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स यहां आता है मेड तो, और जो पेड है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे नीचे टैक्स पेड लेस किया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे टैक्स पेड लेस किया था वहां आएगा। तो ये आपका एक एडजस्टमेंट हो सकता है, नीचे गिवन हो तो आपको वर्किंग नोट में ये अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, ये अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, ठीक है। अब आपको पेड गिवन होगा तो मेड कैलकुलेट हो जाएगा कि साल कितना प्रोविजन बनाया है या प्रपोज्ड किया है, और अगर मेड गिवन होगा तो पेड आ जाएगा, और इनको फिर अपन अपने जो स्टेटमेंट है उसमें पुट कर देंगे। ऐसा ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो होता है, जो नॉर्मल क्वेश्चन में आता ही आता है, वो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उस स्टेटमेंट में आती है। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट देख रहे हैं। जैसे एसेट्स होती है तो एसेट्स में क्या होता है, आपको डेप्रिसिएशन भी होता है, परचेज या सेल्स ये सब होता है। तो डेप्रिसिएशन जो ट्रीटमेंट होता है वो दो तरह से होता है। एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन, आपकी एसेट्स होती है उसमें लेस क्या कर देते हैं अपन, डेप्रिसिएशन बैलेंस बचता है। तो जब नॉर्मल डेप्रिसिएशन वाला केस होगा तब तो आप एक ही अकाउंट बनाएंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूं नॉर्मल डेप्रिसिएशन का जो केस है, ठीक है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन केस के अंदर आप क्या करते हैं, आप अकाउंट बनाएंगे इस तरह से फिक्स्ड एसेट्स का, ये आपने अकाउंट बनाया, और एक सिंगल अकाउंट बनता है आपका इस तरह से। सबसे ये डेबिट साइड होता है, ये आपको पता है क्रेडिट साइड होता है। यहां सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। यहां पर हम लिखेंगे बाई बैलेंस कैरेट डाउन सीडी, ये भी हमें गिवन होगा। अब मैंने कहा जब बैलेंस शीट गिवन होती है तब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो होगा ही होगा। अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन केस में हम यहां पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन, एसेट्स में से डेप्रिसिएशन लेस होता है, ठीक है। एक कई बार हमने कोई एसेट्स अगर सेल की है तो यहां बाई बैंक सेल की है तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सेल की है। अब सेल अगर आपने कोई एसेट्स की है तो या तो उस पर प्रॉफिट होगा या लॉस, क्योंकि आपके जैसे कोई एसेट्स 1 लाख की परचेज की थी, उस पर अब 40,000 डेप्रिसिएशन हो लग चुका है तो 60,000 उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है। अब अगर आपने उसे 70 में बेचा तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर 60 से कम में बेचा तो लॉस हो गया। तो अगर लॉस होता है तो वो तो यहां बाई प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में मैं लॉस लिख रहा हूं यहां आएगा। लेकिन सपोज अगर प्रॉफिट हुआ तो वो यहां टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इस तरह से अपन उसको शो कर देंगे। एक हमने कोई एसेट्स अगर परचेज की है तो कई बार तो गिवन होता है तो लिख देंगे, अदरवाइज यहां का टोटल और यहां का टोटल लगाएंगे और बैलेंसिंग फिगर आपका परचेज निकल जाएगा कि हमने कोई एसेट्स परचेज की है। सपोज ये 2 लाख टोटल आ रहा है और ये 150 आ रहा था, इसका मतलब 50,000 एसेट्स आपने परचेज कर ली तो ये 2 बैंक यहां आ जाए, ठीक है। अब यहां से हमको 4 चीजें मिलती हैं, ध्यान रखिएगा।
एक तो ये जो सेल किया है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, और परचेज किया है ये भी कहाँ आता है, इन्वेस्टिंग में। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इनफ्लो होता है, ऐड होगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा लेस, लेकिन कहाँ, इन्वेस्टिंग में। फिर ये आपका डेप्रिसिएशन है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बताया था मैंने, ऐड होता है सबसे ऊपर ऊपर ऑपरेटिंग में। और जब हमने सेल किया है तो या तो होगा लॉस या होगा प्रॉफिट, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग में ही गया था। तो लॉस अगर होता है तब तो ऑपरेटिंग में ऐड बताया था मैंने, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस करते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो नीचे मैंने बताया था लेस करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप जाके उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कब होता है, जब नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो। तो यहां दोबारा सुनिएगा, ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, क्लोजिंग गिवन होगा, उसके बाद यहां डेप्रिसिएशन लिखेंगे। फिर कोई अगर मशीन या एसेट सेल किए तो सेल करने पे या प्रॉफिट होगा या लॉस, तो ये प्रॉफिट इधर आता है, लॉस इधर आता है। फिर यहाँ का टोटल अगर ज़्यादा है तो ये बैलेंसिंग फिगर परचेज निकल जाएगा। कई बार परचेज गिवन होता है, ये सब गिवन होगा तो डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, तो वो हम देख लेंगे क्वेश्चन के बेसिस पे। अब सेकंड में इसमें बता रहा हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला केस होता है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब आप एसेट्स में से हर साल डेप्रिसिएशन लेस नहीं करते हैं, आप डेप्रिसिएशन को अलग अकाउंट बना के उसमें डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड ऐड करते जाते हैं। जैसे 10 लाख की मशीन है, 1 लाख डेप्रिसिएशन लगा तो आपने उस 10 में से माइनस नहीं किया, उस 1 लाख को अलग लिख दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर फिर क्या हुआ, 1 लाख डेप्रिसिएशन और लग गया तो टोटल हो गया 2 लाख। नेक्स्ट ईयर 1 लाख लगा तो कितना हो गया 3, लेकिन आपने एसेट्स को 8 कॉस्ट ही प्रेजेंट कर रखा है, उसमें डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया, वो एक्यूमुलेटेड वाला केस होता है, जिसको अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, डेप्रिसिएशन फंड भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से क्वेश्चन में गिवन होता है। इस केस में आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो फिक्स्ड एसेट्स का और एक आपको बनाना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ठीक है, ये 2 अकाउंट आपको इसमें बनाने पड़ेंगे। फिर कह रहा हूं कंफ्यूज मत होना, कई बार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा होगा, कई बार डेप्रिसिएशन फंड लिखा होगा, कई बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा होगा। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, इसमें भी इसी तरह अकाउंट बनेगा, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन में या तो ये वाला चीज गिवन होगी या फिर ये वाली, दोनों में से एक आपको बनाना पड़ेगा मैक्सिमम क्वेश्चन में। अब इसमें देखिए क्या होगा। सबसे पहले फिक्स एसेट्स है तो इसका बैलेंस डेबिट होता है, तो ये बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन यहां लिखा। क्लोजिंग बैलेंस यहां आएगा बैलेंस सीडी। ये जो मैं लिख रहा हूं उसका सीक्वेंस याद रखिएगा, इसी तरह आपको लिखना है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, ये भी हमने बनाया है तो इसका बैलेंस बीडी जो है वो क्रेडिट होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और क्लोजिंग फिर यहां आएगा ये बैलेंस सीडी। ये तो हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये तो कॉपी कर देंगे। उसके बाद इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मल वाले केस में हम यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन लिखते हैं, लेकिन मैंने इसमें क्या कहा था, इसमें तो आप डेप्रिसिएशन इसमें से लेस करते ही नहीं हैं, आप उल्टा ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसमें क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। तो वो यहाँ नहीं, यहाँ आपका आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यानी आपका करंट ईयर डेप्रिसिएशन यहां पर आता है। प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं ना अपन कि भाई कितना डेप्रिसिएशन उसमें है, तो वो डेप्रिसिएशन यहां।
यहाँ पर करंट ईयर का डेप्रेशन इसमें और इसमें यहाँ आता है, ये थोड़ा डिफरेंस है। उसके अलावा फिर सेम देखिए, एक तो कोई मशीन बेची है तो आप यहाँ लिखेंगे बाई बैंक, आपने सेल किया है, ठीक है। अब इसमें 3 चीज याद रखना, सबसे पहले तो सेल किया है तो बाई बैंक, सेल करने पे दूसरी बात या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। प्रॉफिट होता है तो अभी भी मैंने बताया था यहां आता है, ये आपका प्रॉफिट आएगा, और अगर लॉस होता है तो यहां आता है बाई पी एंड एल, ये आपका लॉस आ जाएगा, या तो प्रॉफिट या लॉस। तीसरी बात, जो मशीन या एसेट्स आपने सोल्ड कर दी है उसका डेप्रिसिएशन आप यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे। क्यों? देखिए, हम एक तरफ डेप्रेशन एक्यूमुलेटेड करते जा रहे थे, लेकिन अब जो मशीन आपने सेल ही कर दी, जो चली गई, तो उसका डेप्रिसिएशन अब एक्यूमुलेटेड करने से कोई फायदा नहीं है, तो उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर? फिक्स्ड एसेट्स में। तो यहां से जाएगा तो देखो, यहां तो आप लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स और यहां हम लिखेंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दोबारा सुनिएगा, 3 चीजें। सबसे पहले आपने कोई सेल किया है तो बाई बैंक, दूसरी बात सेल करने पे या तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस, तो प्रॉफिट इधर लॉस इधर, और तीसरा जो मशीन सोल्ड कर दी है उस पे आज तक एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन कितना है। जैसे कोई 1 लाख की मशीन थी, आज तक उस पे 40,000 डेप्रेशन लग गया था टोटल, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 60। अब उसे हमने कितने में भी सेल किया तो प्रॉफिट या लॉस हो गया, लेकिन जो 40,000 डेप्रिसिएशन था वो यहाँ से यहाँ लेस होगा। ये करंट ईयर का नहीं है, ध्यान रखना। ये जो मशीन सोल्ड की है उस पर आज तक हमने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया है वो है। अब क्वेश्चन में इसमें ये 4 ही चीजें आती है, तो कई बार आपको ये डेप्रिसिएशन करंट ईयर का गिवन नहीं होता, तो आप ये टोटल करके ये लेस करेंगे तो करंट ईयर का आ जाएगा। कई बार करंट ईयर का डेप्रेशन गिवन होगा तो ये टोटल करके ये लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। कई बार दोनों गिवन होंगे तो टोटल सेम आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें मैंने कहा था यहां का टोटल अगर ज्यादा है तो यहां टू बैंक यानी परचेज आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, अगर नहीं गिवन तो। कई बार आपको परचेज गिवन होता है, फिर जब हम टोटल करते हैं तो सब चीजें गिवन है, इधर का टोटल फिर भी ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब और सेल कर दिया आपने। इधर का टोटल ज्यादा है तो बाई बैंक यानी सेल कर दिया, इधर का टोटल ज्यादा है तो टू बैंक यानी परचेज कर लिया। अब यहां से चीजें हमें वही 4 मिलेंगी, 2 तो जाएंगी इन्वेस्टिंग में और 2 जाएंगी ऑपरेटिंग में, जैसे यहां गई थी। इन्वेस्टिंग में देखिएगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग में जाता है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टिंग में, ये 2 तो इन्वेस्टिंग में जाएंगी, 2 ऑपरेटिंग में। कौन सा? एक तो ये डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, ये ध्यान रखिएगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ये इसमें तो ऊपर आया था और इसमें यहां नीचे आता है। दूसरा, या तो आपको होगा लॉस या फिर आपको क्या होगा? प्रॉफिट। लॉस आपको पता है ऑपरेटिंग में ऐड होता है और प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग में लेस होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका इसके अंदर एडजस्टमेंट होता है जो हर क्वेश्चन में लगभग आता ही आता है। या तो नॉर्मल डेप्रेशन वाला केस होगा, सिंगल अकाउंट बनेगा, लेकिन अगर एक्यूमुलेटेड वाला केस होगा तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे और इससे ये 4 चीजें फाइंड आउट करके और स्टेटमेंट में पुट करनी होगी। तो इसके साथ जो बेसिक इसके अंदर सारी चीजें आती हैं वो हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। तो आप इसे जो मैं बताया पॉज करके आप इसे एक नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे कोई प्रॉब्लम आएगी आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो है आपके पास, हमेशा अवेलेबल रहेगा। किया मोबाइल ऑन और आपने देखा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लगभग इसमें 95% जो और ट्रीटमेंट होता है वो मैंने सारा इसमें कवर किया है। 5% थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्टमेंट का दिया हुआ है, वो अपन फर्दर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये पूरा कैश फ्लो को क्लियर करता है। और ये ध्यान रखिएगा, आपके 12th में हो या बीकॉम में हो, एमकॉम में हो, एमबीए में हो, सीए, सीएस, सभी में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
ठीक है, तो ये वीडियो आपका बेस क्लियर करेगा कैश फ्लो का। ये करने के बाद आपको कैश फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आती है कोई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।